नाज़रीन, दिस इज़ हैदर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे एंकर पर्सनालिटी से जो कि पूरे पाकिस्तान के बेलगाम एंकर माने जाते हैं। इनकी ज़बान के नश्तर, लफ्ज़ों के जाल, तीर जैसे चुभते सवालात अच्छे खासे मेहमान को हाल से बेहाल कर देते हैं। तो अपने नाम से बहुत मुख्तलिफ शख्सियत रखने वाले एक मेरे आज के जो मेहमान हैं, ये हैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हम गुड। आरफीन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मैं आपको सर कहूँ, जनाब कहूँ, आप बस मुझे आप आरफीन कहूँ कहिए। या नूरुल आरफीन सिद्दीकी कहूँ? आप मुझे आरफीन कहिए, शॉर्ट। ओके, टाइम ज़ाया किए बगैर मुद्दे पर आता हूँ। आपका अंदाज़े बयां ये जाहिर करता है कि आप निहायत ही मुआशरे से सताए हुए लगते हैं। क्या ये वाकई सच है? हाँ, इनिशियली शायद ये ऐसे ही था। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं, या फैज़ की ज़ुबानी लब पर है आज तलखी अय्याम वरना फैज़, हम तलखी कलाम पर मायल ज़रा न थे। जैसा ये समाज मुझे मिला, मैं इसके साथ वही सलूक वही बर्ताव करने का आदी होता चला गया। गुड। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ज़बान में कड़वाहट की वजह क्या है? सच्चा प्यार नहीं मिला या दिमागी मसला है? नहीं, सच्चा प्यार तो कई बार मिला। कई बार मिला और मिलता रहा है, हाँ, मिल रहा है। बिल्कुल। दिमागी मसला आप ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑन एयर भी कई मरतबा ये कहा है कि मैं मेंटल केस हूँ। तो आपको लगता है क्या वो लाइलाज है? हाँ, या उस इलाज पे भी करवाना मुझे एक चाहते शेर हैं? याद आ गया। एक अजीब सी जंग है मुझ में, एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। तो जो आदमी खुद अपने आप से तंग होता है, उससे अगर माशरा तंग हो रहा है तो फिर क्या भाई। गुड। तो आप तीसरे सवाल के लिए तैयार हैं? ओ। तो बड़ा एक मासूमाना सा सवाल है। हमने आपके बहुत सारे शोज देखे, तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आपके फैंस ने ऑब्जर्व की है कि आपने किसी भी सियासी पार्टी को पूरे कपड़े पहनने नहीं दिए। क्या किसी मजहबी जमात से लगाव है या आपकी सबसे हटी रहती है? नहीं, मज़हब से लगाव होना चाहिए। मजहबी जमात क्या बेचती है, और मज़हब के लिए जमात में शामिल होने की क्या ज़रूरत है? मज़हब आपका हर शख्स का एक तो अपना पर्सनल मैटर है। मज़हब हर शख्स का अपना पर्सनल मैटर है, इसको फॉलो करने के लिए आपको किसी जमात की ज़रूरत नहीं, किसी सेक्ट की। मेरे अपने हिसाब में, आई में भी कम्प्लीटली रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, जो इनका किरदार है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हालत-ए-ज़ार, पाकिस्तानियों की हालत-ए-ज़ार की सूरत में आपके सामने है। अगर इन लोगों ने डिलीवर किया है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं इनसे माफ़ी भी मांगने का राय तो कोई ऐसी पार्टी जिस पर आपका 1% भी एतमाद हो? शायद हो, और मैं बताना ना चाहता हूँ। तो आज तक कोई इतना ओपन नहीं बोलता। हम्म। आप किसी की पर्ची हैं या फिर जिंदगी से बेजार हैं? जिंदगी से बेजार कभी कभी लगता है कि हूँ, ऑनेस्टली। लेकिन पर्ची तो यार, मुझे जिस वक्त मुझे पर्ची की ज़रूरत थी उस वक्त मुझे पर्ची मिली नहीं। और वो कहते हैं ना, हाजा मिन फजल रब्बी जब हो गया फबी ये आलाए रब्बी मा तुकज़्ज़िबान, तो फिर पर्ची क्या बेचती है? फिर अब सफ़र चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब नो पर्ची रिक्वायर्ड। गुड। सो आपने देखा होगा हमारी जो इंडस्ट्री है, सहाफ़ी इंडस्ट्री है, इसमें एक चीज़ बड़ी है जो कि हम सुनते हैं, लिफाफा ग्रुप। आपकी किसी ने बोली लगाई है? क्योंकि हम जानते हैं कि सहाफ़त में लिफाफा ग्रुप भी एक बड़ा एक एक्टिव ग्रुप है। बिल्कुल। अच्छा, ये मोस्ट रीसेंट वाक़या है कि मैंने कराची पुलिस की कारकर्दगी पर तबर्रे का सिलसिला शुरू किया अपने प्रोग्राम में, आरफीन नामा के सिलसिले के साथ। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सिस्टम कितना करप्ट है। क्रिमिनल रिपोर्टर्स कहता हूँ मैं, क्राइम रिपोर्टर्स अलग हैं, वो बड़े लायक तहसीन हैं, वो जो काम कर रहे हैं माशरे में रिपोर्टिंग के ज़रिए इस्लाह अहवाल का मौका यकीनन वो फराहम कर रहे हैं। एक होते हैं क्रिमिनल रिपोर्टर्स। उन क्रिमिनल रिपोर्टर्स ने एक्सेस लिया, और यानी ये सिस्टम कितना मलिशियस है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाकायदा उसके बाद फिर हमें जो है वो, मुझे तो नहीं लेकिन मेरी टीम को अप्रोच किया गया और उनसे कहा गया कि जी कितने पैसे और कहाँ। इन्हें अब आप ये बताइए कि हम सिर्फ एक ख़ास मुद्दे पर, ख़ास टॉपिक पर, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर, सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर बात ना करने के एवज़ हमें पैसे ऑफर किए। अब उस तपन में या उस ज़िद में मैं ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गया। एक छोटा सा मुद्दा था, मैंने अपने एक ज़माने में एक प्रोग्राम में KBCA के बारे में बात की। पता ही चला कि इस बारे में इतनी हद तक बात करने के भी पैसे हैं।
तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ लिफाफा ग्रुप है, बाकायदा है, और अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला का वस्तग़फ़ार, यानी ऐसे ऐसे अमलनामे हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अपने कान पकड़ लेंगे। बहुत ही ऐसी ऐसी शख्सियात जिनके बारे में आपको गुमान नहीं हो सकता। और अगर हम देखें तो वो इंडिया की जो फिल्म है पेज 3, इसको देख कर एक कराहियत आती है। मेरा ख्याल है हाल उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली मैं। ओके, तो जो मुल्की हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, तो आपकी नज़र में मुल्की हालात कौन बेहतर कर सकता है, लेकिन आपके अलावा? मुल्की हालात बेहतर करेगी तो खुद मुल्की अवाम करेगी, लेकिन हमारे अवाम का मसला ये है कि अनगाइडेड है। थोड़ी देर पहले मैं अभी खबर देख रहा था, एक मासूम मेहनत कश की बच्ची को अस्पताल न पहुंचने की वजह से उसने दम तोड़ दिया सरे राह, और उसको अस्पताल पहुंचने से रोकने वाले भी वही फटीचर लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत से किसी बात पे नाराज़ थे। अब मुझे ये बताइए कि जाहिलों का ये ग्रोह, इसका जोर चलता है तो अपने ही जैसे बेबसों पर। इन कराची में या लाला मूसा में या डेरा इस्माइल खान में या पेशावर में या कहीं भी, ये हमारा इंटेलेक्ट है। गुस्सा हमें हुकूमत से होता है और गुस्से का ईंधन बनता है वो बेचारा आम आदमी। कराची में कई मरतबा ऐसा होता है कि प्रोग्राम करके घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि जी किसी भी सड़क पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। भाई के इलेक्ट्रिक का दफ्तर क्लिफ्टन में, भाई हर इलाके से एक एक बस जमा करो और पहुंच जाओ के इलेक्ट्रिक। मैं देखता हूँ कैसे नहीं के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करती। अपने इलाके में जलाओ घिराव करने से, आम आदमी को मुतासर करने से, एम्बुलेंस रोकने से आप कैसे इस्लाह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये लोग जब तक खुद अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हाल बेहतर नहीं हो सकता। कोई सियासी जमात नहीं करेगी, किसी को फेवर नहीं करता ये। ट्रू। एक और बड़ा सख्त इल्ज़ाम है आपके ऊपर, तनकीद करना तो मुनासिब है, लेकिन आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ऐसी चित्रोल करते हैं जैसे वो आपके फुफ्फो के लड़के हों। नहीं, वो मेरे भुप्पो के लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि भुप्पो के लड़कों में थोड़ा बहुत उन्स तो होता है। मुत्तहिदा से मेरा आंकड़ा 36 का है, और ये बहुत पहले की बात है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कराची में। उस एक वक्त में कि जब मैं, मेरा ख्याल है कि सेंटर जाया करता था, उस वक्त में भी मैं इनकी जो अताब का निशाना बनता था। यानी मैंने मैट्रिक किया था, मैट्रिक करके और मैं जा रहा था एक दिन अपने कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए, तो वो शराब के नशे में धुत एक लौंडे होते हैं ना, वो जो मालिश करते हैं यूनिट और सेक्टर ऑफिस वाले की, क्या उसको कहते हैं, यूनिट इंचार्ज। उसने मुझे सिर्फ ये पूछने पर, सिर्फ ये कहने पर कि कराची सिंध का हिस्सा है, मुंह पे थप्पड़ मारा। अच्छा, उस थप्पड़ का फिर भुगतान तो भुगतना है ना फिर अल्ताफ भाई वालों ने। उसके बाद फिर किसी भी नाम से आप दुकान खोलें, फिर वो हिसाब वो आज तक मैं उनसे ले रहा हूँ। तो वो किसी एक इंडिविजुअल की एक्ट पे आप आज तक नहीं, इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल्स एक्ट। देखिए, वो नफरत की सियासत जिसका बीज आपने बोया, यार आपको क्या आता भाई, एक पठान टैक्सी ड्राइवर, मैं उसके साथ सफ़र कर रहा हूँ और उसकी जो है वो छाती पे गन रख करके और आपने चला दी। ये बनारस में किसी महाजिर का जाना, ये उसके कान में नाक में एल्फी डाल दी, ये क्या हो रहा था? अब अगर मैं इनको बोलता हूँ तो मैं एंटी महाजिर हो गया, उनको बोलता हूँ तो मैं एंटी पठान हो गया, तो फिर आप टॉस कर लेंगे, फिर मैं क्या हो गया? मैं इनसे बिल्कुल किसी किस्म का हुब और उन्स नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है दोनों तरफ नफरत की बात हो रही है। मैं जिस जगह परवान चढ़ा हूँ वहाँ ऐसा भी हुआ है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने एक उर्दू स्पीकिंग को ज़िंदा जलाया गया और उसका जवाब दिया गया तो किसी नॉन उर्दू स्पीकिंग को ज़िंदा जला करके, और ये सब सियासत हम देखते हुए परवान चढ़े, तो फिर इनसे उन्स हो नहीं सकता किसी भी हवाले से। कराची की इन्होंने जो हालत की है वो आपके सामने। गवर्नर इनका, सिर्फ वज़ीर आला इनका नहीं बना, गवर्नर इनका, वज़ीर इनके, मुशीर इनके, ज़फ़ीर इनके, जो लोग बात करने की तमीज़ जिनको नहीं थी वो MNAs तक बने, सेनेटर्स तक बने, पजामों में आते थे और 3 पीस सूट में मलबूस होकर के मरते हैं। एक साहब तो अभी अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेता मैं उनका, यहाँ से हराम कमा करके यहाँ से बाहर भागे और उसके बाद जब वहाँ गुर्दे जवाब दे गए तो दफन होने के लिए उनको पाकिस्तान की सरजमीन पे ले आया गया NRO के तहत। और दैट मतलब इस बात पर अगर कोई बात करता है तो फिर वो उस पर ताना दिया जाता है कि जी आप हर हद क्रॉस कर जाते हैं। क्यों नहीं करूँगा मैं? चोरी चमारी करते हुए तो आपको हद नहीं देखते।